नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला की खास पेशकश खबरों के खिलाड़ी। वो शो जिसे हर हफ्ते आप देखते हैं, खूब आपका प्यार मिलता है, जहां आप समझते हैं कि आखिरकार भारत की राजनीति में होने वाले हर एक फैसले, हर एक बात, हर एक बयान के क्या मतलब है। क्योंकि इस शो में हम सिर्फ बयानों की चर्चा नहीं करते हैं, हम बात करते हैं उन बयानों के पीछे की मंशा की, उसके पीछे की राजनीति की। और इस हफ्ते की अगर बात करें तो इस हफ्ते तो ऐसा लगा कि एक बहुत हैपनिंग इवेंट वाला हफ्ता रहा। इस हफ्ते संसद में, लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। प्रस्ताव भले ही गिर गया हो, लेकिन क्या जनमानस में भी वो प्रस्ताव गिरा या उसका कोई संदेश पहुंच पाया? राहुल गांधी लोकसभा में बतौर सांसद वापसी करते हैं। उनकी वापसी को तमाम लोगों ने कैसे आंका और खास तौर पर खबरों के खिलाड़ी का ये पैनल वो कैसे आंकता है इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव को, उस दौरान दिए गए ढेर सारे भाषणों को, अधीर रंजन चौधरी के निलंबन को और राहुल गांधी की वापसी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे भाषण को, और इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे आज के शो में। आपको एक बार अपने पैनल से परिचित कराता हूं। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं। लगातार हम खबरों के खिलाड़ी में इनको देखते रहते हैं, अपने विचार रखते हैं। और उनके ठीक दूसरी तरफ अवधेश जी हैं। और अमूमन ऐसा होता है जो हम देखते हैं कि विचारों में भी जो दूसरा पक्ष है वो एक दूसरे को बैलेंस करता है, एक लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद हमारे साथ पूर्णिमा जी हैं। आज उन्होंने अपनी कुर्सी बदली है। अगर आप खबरों के खिलाड़ी को लगातार देखते हो, नोटिस करते हो, तो एक परंपरा है लेडीज फर्स्ट वाली। आज उन्होंने पहली सीट नहीं ली, लेकिन शुरुआत हम उन्हीं के साथ करेंगे। ठीक बगल में समीर जी हैं। आप भी हमसे लगातार जुड़े रहे हैं और खास तौर पर भाजपा की रणनीति अंदर खाने में जो तैयारियां होती हैं उनको लेकर आप हमारे बीच आते हैं। संजय जी हैं हमारे साथ। संजय जी भी खबरों के खिलाड़ी में पहले हमारे साथ रह चुके हैं। और जयदीप जी, संपादक अमरउजाला.com, अमर उजाला डिजिटल के, वो आज हमारे साथ बने हुए हैं। और जैसा मैंने शुरू में कहा पूर्णिमा जी, परंपरा हम नहीं तोड़ेंगे। परंपरा ये है कि शुरुआत आपसे ही हम करते हैं और आज भी करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस ने और उसके बाद इंडिया गठबंधन ने लाया। गौरव गोगोई ने इस प्रस्ताव को रखा। सवाल ये था, कहना ये था कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के विषय पर बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम मजबूरी में ये प्रस्ताव ला रहे हैं। जो ओपनिंग रिमार्क्स मैं आपसे चाहूँगा वो ये, क्या आपको लगता है कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव लाने का जो एजेंडा था वो सफल हुआ, सार्थक हुआ? नहीं, विपक्ष को अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म चाहिए था बेसिकली, क्योंकि नंबर्स को लेके तो शुरू से उत्कर्ष जी कोई किसी को डाउट नहीं था कि वो प्रस्ताव तो गिरना था, ये हर किसी को मालूम था। लेकिन विपक्ष एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहता था जहां कि उसको अच्छे से अपनी बात रखने का मौका मिले, सरकार को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिले, प्रधानमंत्री जी से सवाल करने का मौका मिले, जो उन्होंने काफ़ी अच्छे से किया। और दूसरा, विपक्ष अपने भी गठबंधन की एक जो यूनिटी है उसको दिखाना चाहता था, क्योंकि ये सबके दिमाग में क्लियर है कि ये विश्वास प्रस्ताव कम और आगे के इलेक्शंस के लिए गोलबंदी ज़्यादा थी। और उस गोलबंदी को करने में विपक्ष अपने लेवल पे तो कामयाब रहा। और उसकी कामयाबी इससे दिखती है कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या जितने भी बड़े जो बीजेपी के नेता या जो दूसरे गठबंधन के उनके साथ के लोग बोले, उन्होंने सबने एक सुर में या तो कांग्रेस की आलोचना की या विपक्ष के बाकी जो इंडिया जो गठबंधन है उसके पार्टियों को याद दिलाया कि कैसे कांग्रेस ने पिछले कई सालों में उनको कई बार धोखा दिया है और ये गठबंधन सिर्फ उनकी मजबूरी है, उनकी अपॉर्चुनिज्म है। तो एक तरह से अब रेखा खिंच गई है, एक बाउंड्री तैयार हो गई है, जिसमें कि हमें साफ दिख रहा है कि एनडीए किस तरफ खड़ा है, इंडिया किस तरफ खड़ा है और एनडीए किसको बेसिकली टारगेट करेगा। गौरव गोगोई को अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रखना था, ये हर किसी को मालूम था। लेकिन जैसे ही विश्वास प्रस्ताव शुरू हुआ, राहुल गांधी का मसला उठा के कांग्रेस ने, बीजेपी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो इंडिया को टारगेट करते हुए प्राइम फोकस उनका राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर ही रहेगा। तो एक तरह से जो एक आउटलाइन बननी चाहिए आगे आने वाले राजनीति की इस देश में, वो क्लियर हो गई है। विश्वास प्रस्ताव तो गिरना ही था। मणिपुर पे सरकार की तरफ से गृह मंत्री ने भी बोला, प्रधानमंत्री जी ने बोला, तो एक वो भी पक्ष आ गया है, सबने सुना है। तो जिस मकसद से दोनों दल अपने आमने सामने आए थे, वो मकसद तो कामयाब रहा। आप कह रही हैं मकसद कामयाब रहा। प्रेम कुमार जी, मैं आपसे पूछूं,
मकसद को लेकर बयान ये थे कि मकसद तो ये है, मणिपुर एक बेहद संवेदनशील मामला है, उस राज्य की जो हालत है, उस राज्य की जो स्थिति है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद के बाहर नहीं अंदर आकर बयान देना चाहिए। लेकिन तमाम भाषण हमने देखे, आपने भी देखे, हमने भी देखे। अमर उजाला के अपने प्लेटफॉर्म पर हमने तमाम भाषणों को दिखाया भी, उस हाइलाइट्स को भी दिखाया जहां कौन कौन से प्रमुख नेता क्या क्या कह रहे हैं। उस पूरे भाषणों में क्या आपको लगता है कि सबने जिस प्रमुख मुद्दे के साथ बात शुरू की थी, तमाम विपक्षी दल कह रहे थे कि हम मणिपुर पर चाहते हैं प्रधानमंत्री बोलें, और मणिपुर को क्या वो तवज्जो मिल पाई, क्या वो संवेदना मिल पाई, क्या वो स्थान मिल पाया जिसको लेकर बात हो रही थी? क्योंकि जो पूर्णिमा जी ने कहा ना, मैं उस एक लाइन से सहमत हूं कि अविश्वास प्रस्ताव की जो बहस थी वो इंडिया बनाम एनडीए होती ज़्यादा दिखाई दी, और जो मुद्दे थे, खासतौर पर मणिपुर का जो मुद्दा था, वो क्या उतना हाईलाइट हो पाया? देखिए चतुर्वेदी जी, मणिपुर के मुद्दे पर नहीं बोलने से भी वो मुद्दा हाईलाइट होता है और बोलने से भी होता है। आज देश में किसी एक मुद्दे पर अगर सबसे ज़्यादा देश का ध्यान है तो उसी मुद्दे पर है जिस पर देश का ध्यान नहीं था, मीडिया का ध्यान नहीं था। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे से पहले तक लोग बिजी थे चुनावों में, चुनावी रैलियों में, मणिपुर को तवज्जो नहीं मिल रही थी। लेकिन आज कंपेयर करते हैं तो मणिपुर पर सत्ता पक्ष, खास करके प्रधानमंत्री जी ने जितना भी कहा एक तरह से नहीं बोलने के बराबर है, तो नहीं बोल करके भी मणिपुर का मुद्दा सबसे ऊंचा है। और विपक्ष ने चूंकि अविश्वास प्रस्ताव की थीम ही मणिपुर के इर्द गिर्द रखी, तो मणिपुर आज देश के सबसे चर्चित मुद्दों में से एक बन गया। ये इसको विपक्ष की सफलता के रूप में हम देखते हैं। खबरों के खिलाड़ी कार्यक्रम में ही मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी सदन में मणिपुर के मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, ये मैंने बहुत विश्वास के साथ कहा था। और आज मैं उस बात पर आना चाहता हूं कि मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी ने तब बोला जब विपक्ष पौने 2 घंटा इंतज़ार करता रहा, और फिर जब उसने बायकॉट किया, और जो बोला उसमें उन्होंने गृह मंत्री जी के बयान को इंडोर्स किया कि मणिपुर पर तो उन्होंने सब कुछ कह ही दिया है। और फिर जो बात कहनी चाहिए थी कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही, उसका मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि उस बयान की हमें प्रतीक्षा थी प्रधानमंत्री जी से, कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मणिपुर की बहन बेटियों के साथ देश खड़ा है, मणिपुर के साथ देश खड़ा है। लेकिन ये बात बोलने में प्रधानमंत्री जी ने 99 दिन लगा दिए। 99 दिन बाद वो ये बात बोल रहे थे, और यही बोलना विपक्ष की सबसे बड़ी जीत है। इसी के लिए तो अविश्वास प्रस्ताव हुआ कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोले। हम ये कहते हैं कि मणिपुर पर इस लाइन के अलावा जो रोड मैप उनसे अपेक्षा की जा रही थी कि मणिपुर में शांति कैसे आएगी, आप स्वयं शांति की अपील करेंगे, आप स्वयं मुआवजे की अपील करेंगे मारे गए लोगों के लिए, संवेदना प्रकट करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें कि जिसमें कि समरसता फैले, इस बारे में एक रोड मैप लेकर आएंगे, तो वो सामने नहीं आया। ये प्रधानमंत्री जी के बयान से हम मानते निराशा है। लेकिन गृह मंत्री जी ने जो कुछ भी कहा, वो उसका उल्लेख इसलिए जरूरी है कि दोनों के बयान को परस्पर जोड़ करके ही मणिपुर में के संदर्भ में देखा जा सकता है। गृह मंत्री जी ने जो कहा मणिपुर में, वो प्रधानमंत्री जी के बयान को कंट्राडिक्ट करता है। गृह मंत्री जी ने कहा कि 3 तारीख को घटना घटी और 4 मई को हमने सब कुछ वहाँ कर दिया, अर्धसैनिक बल भेज दिए, सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर दिए, कमेटियाँ बना दी, सब कुछ कर दिया। लेकिन 4 मई को जब सब कुछ कर दिया, तो वो सारी घटनाओं की जो सीरीज हुई, इसकी एक सैंपलिंग है वीडियो, एक वीडियो जिसने पूरे देश और दुनिया को हिला दिया। और वैसे कई अनगिनत वीडियो हैं, या मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है। तो उस विषय पर वो कह रहे हैं कि वो ये हुआ क्यों, गृह मंत्री जी इस पर नहीं बोल रहे हैं। सब कुछ आपके हाथ में आ गया, फिर भी चीज़ें अनियंत्रित रहीं, और इसका मतलब था कि कानून व्यवस्था का जो मसला था, वो कानून व्यवस्था फेल हो गई थी, और गृह मंत्री जी ने आगे अपने हाथों में चीज़ों को लिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी से कंट्राडिक्ट कैसे करें, जस्ट मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये कानून व्यवस्था का मसला है, राजस्थान और दूसरे प्रदेशों में भी सारे प्रदेशों की से अपेक्षा है कि वो कानून व्यवस्था को मजबूत रखें। तो ये अपेक्षा जो है, इस अपेक्षा के विरोध में गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर का मामला चला गया।
प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और गृह मंत्री कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर का मामला चला गया। इसी बात को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि दोनों एक दूसरे के को कंट्राडिक्ट कर रहे थे। जी, आपके इस पूरे वक्तव्य से मैं दो बातें उठा रहा हूं। एक जो आपने आखिरी लाइन कही कि प्रधानमंत्री का बयान और गृह मंत्री का बयान सदन के अंदर आपस में विरोधाभासी था, एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा था। और एक और लाइन जो आपने बीच में कही कि प्रधानमंत्री ने थोड़ी देर सही जिसकी आपको अपेक्षा थी मणिपुर पर बोला, लेकिन बाकी चीज़ों से आपको निराश किया। अवधेश जी, आप क्या इस मत से सहमत हैं कि प्रधानमंत्री के भाषण ने लोगों को निराश किया, या वो बात खास तौर पर जो मणिपुर का सवाल उठना चाहिए था उस पर वो जवाब दिया जो देश सुनना चाहता था, देश को अपेक्षा थी प्रधानमंत्री से? नहीं, आपने प्रेम जी की बात से दो ही बात क्यों ले लिया? इतनी देर ये बोले, उसमें से आपको दो ही बात क्यों लगा कि जिस पर हमको उत्तर देना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जो प्रेम कुमार जी बोल रहे थे यही बात संसद में, लोकसभा में कांग्रेस के नेता, बाकी विपक्ष ने क्यों नहीं बोला? हम यहाँ मणिपुर पर चर्चा के लिए बैठे हैं तो मणिपुर पर करूंगा, अगर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं तो अविश्वास प्रस्ताव पर बोलूंगा। मणिपुर पर बहुत चर्चा कर चुके हैं। यही तो समस्या है कि राहुल गांधी जी 37 मिनट बोलने के लिए खड़े हुए, साढ़े 15 मिनट तो भारत जोड़ो यात्रा पर बोलते रहे और बाद में 15 बार तो भारत माता की हत्या आपने कर दी, आप देशद्रोही हो, देशभक्त नहीं हो, इस प्रकार का भाषण तो लोकसभा में मैंने तो कम से कम कभी नहीं सुना था। पूर्णिमा जी लंबे समय तक कवर करती रही है, मान लीजिए अगर समर्थन भी करती है, कभी सुना हो तो बता दें। तो वो जो बात थी कि सरकार को, देखिए ये अविश्वास प्रस्ताव कई मायने में महत्वपूर्ण था। पहली बात थी कि देश में 26 दलों ने जो एक INDIA नाम का एक गठबंधन बनाया था, वो इसके पहले नरेंद्र मोदी सरकार के समक्ष कभी भी इतने दलों का संगठित विपक्ष नहीं हुआ था। उसके बाद पार्लियामेंट का ये पहला सेशन था जिसमें लाए थे। इसमें उनको कई चीजें दिखानी थी। पहली तो दिखानी थी कि उनकी सरकार को घेरने की संपूर्ण तैयारी है, तथ्यों के साथ भी है, तर्कों के साथ भी है, तेवर के साथ भी है। एक एक बात जो मंत्री बोल रहे हैं उन पर उनकी दृष्टि है, उनके पास आंकड़े भी हैं और उसमें कोऑर्डिनेशन होता बोलने वालों में। अब यहां क्या था कि विपक्ष ने ये तो तय कर लिया, पहले तो अविश्वास प्रस्ताव आपने जल्दी क्यों ला दिया, यही सवाल उठा कि आप तय करके लाते, ये कांग्रेस को इतनी जल्दीबाजी क्यों थी? चलो भाई हो गया तो अब कर लेते हैं। पहले तो नाम था 11:55 में राहुल गांधी जी को बोलने का, आप राहुल गांधी जी का नाम नहीं आके तरुण गोगोई बोलना शुरू किए। गौरव गोगोई, हम लोगों को भी हैरत हुई, हमने उसी समय ट्वीट किया कि बोलने आ रहे हैं, टीवी पर बैठा था। तो मुझे लगा कि ये विपक्ष की शायद बहुत अच्छी रणनीति है, क्योंकि गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था लोकसभा अध्यक्ष को। गौरव गोगोई पूर्वोत्तर से आते हैं तो वो बात रखेंगे और राहुल जी ज्यादा तैयारी से रखेंगे, शायद इसके बाद रखेंगे, हो सकता है लास्ट में रखें। तो तरुण गोगोई, गौरव गोगोई पर तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, पूर्वोत्तर के हैं, अपने तरीके से बात रखें, लेकिन उसमें भी ऐसे प्रश्न नहीं थे जिससे सरकार एकदम घिर जाए, जिसके लिए उसको जवाब देना कठिन हो जाए। आपने प्रश्न नहीं उठाया। दूसरा, राहुल गांधी जी जब बोलने के लिए आए तो राहुल गांधी जी के पास, तो राहुल गांधी जी 136 दिन संसद से बाहर रहे थे, उनकी संसद सदस्यता गई थी, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के वो नेता थे। उनको तो एक पहचान देना था कि मैं आगे बढ़ के एक लीडरशिप, कोई औपचारिक लीडरशिप की बात नहीं होती है, मेरे में नेतृत्व की क्वालिटी है, मैं विपक्ष का नेतृत्व कर सकता हूं, पार्लियामेंट में जो मैं बोल रहा हूं वो इसका प्रतीक दिखेगा कि ये यहां से संदेश जाएगा। अगर मैं यहां अभी तो मैं, अगर आपके जो दर्शक है, श्रोता है, वो जरूर इसका उत्तर दे कि क्या किसी ने भी ये माना कि राहुल गांधी ने INDI के 26 दलों के सबसे बड़ी पार्टी के सक्रिय शीर्ष नेता के रूप में भूमिका निभाकर यह संदेश दिया कि मेरी तैयारी भविष्य के लीडरशिप की है? अब तीसरी बात पर आते हैं। जब अधीर रंजन चौधरी का तो नाम भी नहीं था, अब प्राइम मिनिस्टर ने उसके बारे में बोला भी है, नाम में बाद में नाम आ गया, समय खत्म था, फिर भी दिया गया। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के नेता थे। गृह मंत्री के भाषण के अगले दिन उनका भाषण हुआ था, ध्यान दीजिए। गृह मंत्री ने जो कुछ भी बोला, जो अभी कुछ बातें प्रेम जी कह रहे हैं, क्या ये सब बातें अधीर रंजन चौधरी का नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर को दुशासन, दुर्योधन, धृतराष्ट्र पता नहीं क्या क्या साबित करने में लग गए? तो ये अगर आपको मणिपुर पर फोकस करना था तो बहुत सारे कांग्रेस के पास फैक्ट से मैं बता रहा हूं, कांग्रेस साबित कर सकती थी कि पहले मणिपुर में हुआ, हमारी पार्टी ने कैसे संभाला, कुछ अच्छे तख्त लेके आए थे। पूर्वोत्तर में कैसे संभाला, नरसिंह राव ने तो असम को संभाला ना, नरसिंह राव ने असम को, पंजाब को, कश्मीर को कैसे रास्ते पर लाया।
कोई भी फैक्ट रखने के लिए कांग्रेसी तैयार नहीं थे। तो संसद के बाहर जब संसद में मौका आया तो आपके पास तथ्य नहीं है, सब पुरानी बातें हैं, नरेंद्र मोदी को खलनायक बना दो, फलाना बना दो, चिलाना बना दो। जब टीवी पर डिबेट हो तो जो पत्रकार है, राजनीतिक वो बोलने लगे, तो उसका क्या मायने है? वो तो हम लोग कर सकते हैं। मेरा अपना मानना है कि विपक्ष को उसके बाद बैठक करनी चाहिए थी। एक एक नेता की जिम्मेवारियों, तुम इकोनॉमी पर फोकस करो, तुम इस पर फोकस करो, तुम नरेंद्र मोदी पर, तुम गृह मंत्री के भाषण पर फोकस करो, एक आदमी नॉर्थ और एक परफॉर्म कर सकते थे। ये विपक्ष ने अपना बहुत बड़ा अवसर जो है गंवाया है और ये साबित किया है कि आपने मुकाबला करने के लिए तो अपने बीच एकजुटता बना दी है। आपके पास न मादा है न क्षमता है कि इवन पार्लियामेंट में, जहां की लाइब्रेरी आपके हाथों है, सरकार का भाषण सुनने के बावजूद मंत्रियों को घेरने की तथ्यों के साथ आपके पास क्षमता नहीं है। विपक्ष ने ऐसी कोई बात नहीं बोली जिसके लिए सरकारी पक्ष के मंत्रियों को या यहां तक कि अफसरों को थोड़ी शोध और छानबीन करके तथ्य लाके मंत्रियों को देना पड़े कि ये बोल दिया है, इसकी काट आप करिए, और कोई इशू नहीं बना। तो इसलिए अब जो कोई भी मान ले, मेरा अपना मानना है कि सरकार को ऐसा, सरकार के सामने एक अवसर हो गया कि हमको विपक्ष की बात का तो जवाब देना नहीं, कुछ है नहीं, अपनी बात को ठीक से रखें, और वो सरकार ने किया है। और फिर जो नरेंद्र मोदी ने जो पंक्ति बोली ना अंत में मजाक में कि दूर युद्ध से भागते नाम रखा रणधीर, भाग्य चंद की आज तक खुली नहीं तकदीर, तो INDIA रख लेने से इंडिया नहीं होता है, उसको जरा परफॉर्म करना पड़ता है। आपने जो कहा, और मुझे तो लगता है कि हल्के नोट पर यह भी कह सकते हैं कि कांग्रेस के लोगों को आपको सुनना चाहिए। कुछ तर्क तो आपने दे दिए कि किन बातों का जिक्र, किन तथ्यों का जिक्र उस पूरे प्रस्ताव के दौरान किया जा सकता था। समीर जी, एक बात जो मैं पूछना चाह रहा जी, मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि अवधेश जी इतनी उत्सुकता दिखा रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी अपने आप को नेता डिक्लेयर कर दें, या वो गठबंधन उनको डिक्लेयर नहीं कहा, जो भी जिस रोल में है, एक लीडरशिप का संदेश देना होता है। डिक्लेयर कैसे करेगा? बहुत तसल्ली हुई कि अवधेश जी जैसे धुर प्रतिद्वंदी भी राहुल गांधी को बड़ा नेता बनना देखना चाहते हैं। दूसरा नहीं, ये मैं नहीं स्वीकार करता। ये तो मैंने भी कहा ना कि अवधेश जी ने जो तर्क रखे तो कांग्रेस भी सुन सकती है कि ये तर्क रख दिए जाए। राहुल जी अच्छी राजनीति करें, विपक्ष के नेता है, देश के लिए अच्छा होगा, लेकिन संसद में बैठ के देश का इतना बड़ा नेता बोले देशद्रोही और उसको स्पंज करना पड़े लोकसभा अध्यक्ष को। दूसरा पॉइंट आने दीजिए उनका। अवधेश जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना इंडिया गठबंधन ने, ना कांग्रेस पार्टी ने, ना राहुल गांधी ने स्वयं कहीं पे भी कहा है कि वो उस गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं। ये तो मैं बोला ही नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया। आप व्यक्त कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है। दूसरा, इन्होंने जो कहा कि ऐसा कोई मुद्दा विपक्ष नहीं लेके आया जिसे सरकार को घेरा जा सके। मुझे लगता है शायद अवधेश जी ने बाकी विपक्ष के लोगों का भाषण सुना नहीं होगा। जिस तरह से महुआ चटर्जी ने बात की है, जिस तरह से सुप्रिया सुले ने बात की है, जिस तरह से डिंपल यादव ने मुद्दों को सामने रखा है, बहुत संतुलित तरीके से सरकार को एक एक चीज के लिए उन्होंने जवाबदेह ठहराया और उसका जवाब मांगा है। तो ये कह देना कि विपक्ष सरकार को घेर नहीं सका, ये सही नहीं है। सरकार तो इतनी बुरी तरह घिर गई, मुझे लगता है कि अमित शाह ने गलत कलावती का उदाहरण दे दिया और पता नहीं और 2-4 झूठ उसमें आ गए, तो सरकार घिरी हुई भी दिख रही थी, ये हमें दिखा है। भाषा के स्तर पर क्या कमेंट हुए उस पर भी मैं आना चाहूंगा, लेकिन चलिए, अवधेश जी बोल रहे हैं कि उन्होंने वो राहुल गांधी को नेता वाली बात नहीं कही, आप कह रही हैं उनका अर्थ था। मैंने केवल ये कहा है कि INDA गठबंधन के सबसे बड़ी पार्टी का सक्रिय शीर्ष नेता, शब्द सक्रिय शीर्ष नेता के सामने एक अवसर था देश के सामने प्रेजेंट करने का कि मेरे में नेतृत्व की क्षमता है और मैं सरकार को घेरने का, उनको जवाबदेह बनाने का मादा रखता हूं। ये पंक्ति बिल्कुल। और वही जो आप दोनों कह रहे हैं, मैं उस सवाल को बहुत स्पष्ट रूप से समीर जी आपके सामने रख देता हूं। राहुल गांधी का कमबैक था, अब इस पर कई भाजपा के समर्थकों ने लिखा कि भाई ऐसे कमबैक शब्द का भी प्रयोग कई बार हो चुका है, लेकिन सांसदी जाने के बाद, उस पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद, उनकी सांसदी बहाल होने के बाद राहुल गांधी को पहला अवसर था कि वो सदन के पटल में अपनी बात करें जहां पर रिकॉर्ड पर बात आए। आपका मूल्यांकन क्या कहता है? क्या राहुल गांधी ने उस अवसर का समुचित उपयोग किया? क्या वो अपने उस मैसेज को, संदेश को देने में कामयाब हो पाए या उसमें कमियां रह गई, खामियां रह गई? देखिए, ये संसद का जो मानसून सत्र है वो 20 जुलाई से शुरू हुआ था और 11 अगस्त को कल इसका समापन हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये संसद का मानसून सत्र विपक्ष के लिए खासतौर से बहुत महत्वपूर्ण सत्र था। एक तो ये था कि राहुल गांधी 137 दिन के बाद लोकसभा उनकी संसद सदस्यता बहाल हुई थी और वो संसद में आखिरी कुछ दिनों के लिए आए थे बोलने के लिए। तो उनके लिए और कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा की, उसके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण सत्र था ये। इसके अलावा इंडिया गठबंधन जो बना है उसके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण सत्र था, क्योंकि उनके
के एक बार एकजुटता होने के बाद पहली बैठक पटना में हुई, उसके बाद जब बेंगलोर में बैठक हुई, उसके बाद का ये सत्र था, ये उनकी विपक्षी एकता के लिए भी बहुत जरूरी था कि अपने एकजुटता के साथ वह लोकसभा में और राज्यसभा में मिलकर कैसा प्रदर्शन करते हैं और सरकार को किन मुद्दों पर बुरी तरीके से घेरते हैं या सरकार के लिए एक परेशानी या जनता के मुद्दे वहाँ उठाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों मामले में विपक्ष थोड़ा सा चूक कर गया है। जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, मुझे ऐसा कहना है कि राहुल गांधी जब इतने दिनों बाद लौटे तो पहले ये कहा गया था कि वह संसद में जिस दिन भाषण होने वाला था उस दिन उनका भाषण नहीं हुआ, गौरव गोगोई ने शुरुआत करी, दूसरे दिन राहुल गांधी बोले। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के पास थोड़ा समय, अच्छा समय था, जो उन्होंने जो भाषण दिया है उसको वो और बेहतर तैयारी के साथ आते, बेहतर मुद्दे उठाते। और मणिपुर पर भी अगर उन्होंने दौरा किया था, मणिपुर पर राहुल गांधी खुद गए थे, तो उन्होंने जो वहाँ देखा, उन्होंने सिर्फ 2 बातों का जिक्र किया वहाँ पर, 2 महिलाओं के साथ जो हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है उन्हें सरकार से लगातार बढ़िया प्रश्न पूछने चाहिए थे, मणिपुर को लेकर सरकार को पूछते, और उनके यूपीए के सरकार के समय या कांग्रेस के समय मणिपुर को लेकर सरकार ने क्या किया था, उन्हें उसकी भी जानकारी सदन में देना थी। क्योंकि यह तय था कि जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो वो सिर्फ आज की स्थिति में बात नहीं करेंगे, मणिपुर की समस्या को पिछले समय से भी जोड़ते हुए बोलेंगे। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इस बात में वो चूक गए अपने भाषण के अंदर। दूसरी बात मेरा यह कहना है कि विपक्ष इस बात पर भी चूका कि अगर वो सत्र को अच्छे से चलाता, विपक्ष इस बात पर अड़ा रहा राज्यसभा में कि हम 267 के रूल के अंतर्गत हम राज्यसभा में बात करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सरकार 176 के अंदर बात करने को तैयार थी तो विपक्ष को उस पर सहमत हो जाना था, भले ही 2.5 घंटे चर्चा होती। अगर वो उस पर सहमत नहीं होते चर्चा में, तो वो कह सकते थे कि भाई हम इस चर्चा से सहमत नहीं है, अब हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, प्रधानमंत्री इसका जवाब दे। देखिए, सत्र शुरू होने के तो पहले ही देश के गृहमंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी को पत्र लिखा था, राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा था कि मणिपुर पे मैं बयान देना चाहता हूं। अब मणिपुर पे प्रधानमंत्री बोले ये जरूरी नहीं है, सरकार का बयान आना चाहिए। सरकार मणिपुर को लेकर क्या सोचती है, सरकार ने मणिपुर के इतनी बड़ी घटना के बाद क्या कदम उठाए, मणिपुर के जो 2 समुदायों के बीच जो संघर्ष हुआ है और जो पूरा देश उसको देख रहा है, उसके लिए सरकार की क्या रणनीति है, क्या स्ट्रेटेजी है, ये सरकार को बताना था। मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह देश के गृह मंत्री वहाँ पर 2 दिन रह के आए थे, देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय 23 दिन मणिपुर रह के आए थे। ऐसी स्थिति में अगर देश के गृह मंत्री बयान देना चाहते थे तो मुझे लगता है कि विपक्ष को स्वागत करना चाहिए था, उन्हें गृह मंत्री की बात सुनना चाहिए थी। अगर अमित शाह देश के गृह मंत्री की बातों से उन्हें कुछ ऐसा लगता कि उनके बयान से हम संतुष्ट नहीं है तो प्रधानमंत्री के बयान की निश्चित रूप से बात कर सकते हो, मुझे लगता है उसके बाद प्रधानमंत्री का बयान होता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष थोड़ा इस मामले में कमजोर है। और मैं कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह का जो भाषण 2 घंटे से ज़्यादा चला है, मणिपुर पे उन्होंने जिस तरीके से तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ और पूरी वस्तुस्थिति से देश की जनता को अवगत कराया है, सदन को अवगत कराया है, मुझे लग रहा है उन्होंने मणिपुर की समस्या को बहुत अच्छे से बता दिया। ये बता दिया कि ये अभी का नहीं है। जैसे कि उन्होंने कहा कि 6.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार मणिपुर में है, कभी एक दिन मणिपुर बंद नहीं हुआ, और इसका उन्होंने जिक्र किया कि मणिपुर का जो समस्या है ये बेसिकली म्यांमार में सत्ता परिवर्तन जो हुआ है उसके बाद वहाँ के कुकी समुदाय के ऊपर जिस तरीके से प्रेशर रहा, तो वहाँ के लोग जो मणिपुर में आए हैं उसकी भी बड़ी एक समस्या रही, जिसके कारण कुकी और मैते समाज के बीच में यह संघर्ष हुआ कि भौगोलिक स्थिति बदल जाएगी। तो उन्होंने उसको बहुत अच्छे से रखा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब विपक्ष का गठबंधन, जब सर्वदलीय दल मणिपुर गया था, राहुल गांधी गए थे, तो इन्हें मिलकर एक बढ़िया मणिपुर का एक पिक्चर सरकार के सामने रखनी थी कि उन्होंने जो देखा है, क्या देखा है, वो सरकार से क्या उम्मीद करते हैं और सरकार किस मामलों पे फेल हुई है। मुझे लग रहा है विपक्ष इस मामले में फेल हुआ है। और अमित शाह के भाषण के बाद, मोदी के भाषण के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मणिपुर को लेके अब बहुत कुछ किसी की शंकाएं बची नहीं होगी। सारे प्रश्नों का जवाब दोनों के 4.5 घंटे से ज़्यादा के भाषण में आ चुका है। मणिपुर से थोड़ा सा विषय हटाते हैं जदीप जी। एक चीज़ इसमें मैं ऐड कर दूं, समीर जी ने जो कहा कि मणिपुर पे होम मिनिस्टर ने अपना बहुत अच्छे से पक्ष रखा। आज ही मैंने देखा है, अखबारों में खबर छपी है कि 40 MLA हैं मणिपुर के, जिसमें 7 बीजेपी के भी हैं, जिन्होंने एक बयान, संयुक्त बयान जारी किया है और उसमें होम मिनिस्टर के इस विचार को उन्होंने नकारा है कि उन्होंने कहा था अपने भाषण में कि म्यांमार से बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन बढ़ गया है, उसकी वजह से डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है ये
जो टेंशन वहाँ हुई है उसकी वजह से हुई है और हम उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह के इस बयान को वहाँ के एमएलएस ने टोटली ट्राइबल इंडिजिनस ट्राइबल फोरम है वहाँ मणिपुर का, उसमें बीजेपी के भी एमएलए शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल सच नहीं है कि इसकी वजह से यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है जिसकी वजह से तनाव बढ़ा है। तो ये तो बहुत चिंता की बात है कि होम मिनिस्टर ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे कि उनके ही पार्टी के एमएलएस सहमत नहीं है। दूसरा, मणिपुर से जो उनके अपने एमपीज थे उनको हाउस में ना बोलने देना, ये भी हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर क्या वजह है। देखिए कुछ और इसी में चीजों एक पर लाइन जोड़ देता हूं मैं आगे का कि आपका बिल्कुल कहना ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक जिन्होंने इस बात से अपनी असहमति जताई है गृह मंत्री के बयान से। इसके बाद कल रात को इंडिजिनस ट्राइबल जो उससे अमित शाह की बात हुई है, भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए कल बात हुई है और 21 तारीख को दिल्ली में उनके साथ अमित शाह ने दिल्ली में बैठक रखी है इसी मामले को लेकर कि जो उनकी आपत्ति है, जो उनकी समस्या है, उसको लेकर वो 21 तारीख को दिल्ली में बैठक करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने मणिपुर पर बात की है। जदीप जी, मैं जहां आना चाह रहा था वो ये था कि लगातार अमर उजाला पर हमने तमाम पूरी अविश्वास प्रस्ताव की जो चर्चा थी हर एक नेता को दिखाया। कुछ बयानों की मैं बात करना चाहता हूं और उसके बाद, क्योंकि आप लोगों ने, आप सभी ने संसदीय लोकतंत्र को और संसदीय परंपराओं को बहुत करीब से देखा है, ढेर सारे भाषणों को, बहसों को देखा है। भारत माता की हत्या, माँ द्वारा बेटे की सेटिंग, नज़र का काला टीका, द्रौपदी का चीरहरण, ये जब शब्द लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकसभा में कहे जाते हैं तो जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो एक्सपंज होता है वो लिखे हुए रिकॉर्ड में होता है। लेकिन भाषणों का ऐसे स्तर पर आ जाना, जिस मुद्दे की शुरुआत हुई थी एक संवेदनशील मुद्दे से, आप इसको कैसे देखते हैं? गंभीर प्रश्न उठाया है उत्कर्ष आपने, क्योंकि हम लोग अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में ना प्रतिमान संसद में जाते थे और उस समय हमको लगता था संसद इतनी शालीन, इतनी सभ्य, इतनी नियमों कायदों को पालन करने वाली। लेकिन उसके बाद संसद के सीधे प्रसारण की व्यवस्था शुरू हुई और जब से संसद के सीधे प्रसारण की व्यवस्था शुरू हुई है, देश दुनिया में हम देखते हैं कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो किस तरह का लोकाचार करते हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह का आचरण करते हैं। मुझे लगता है कि जब संसद में, जो देश की पूरी लोकतंत्र की सबसे बड़ी प्रतीक है, मंदिर है, हम लोकतंत्र का मंदिर उसको कहते हैं, वहाँ पर भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया, ये बार बार प्रचारित भी किया गया कि ये भारत माँ की हत्या के बाद, लेकिन मुझे लगता है इस तरह के प्रतीक को गढ़ने की आवश्यकता नहीं। देश के किसी एक कोने में किसी भी तरह का संकट अगर आया भी हो तो समूची भारत माँ की हत्या के प्रतीक को गढ़ देना, वहीं माँ बेटे की सेटिंग की बात कर देना, उसी तरीके से द्रौपदी वाले प्रतीक को इस बीच में लाना, मुझे लगता है इन प्रतीकों से बचकर भी हमको लगता है कि अतिरेक में, उत्साह में, या फिर विपक्ष को लेकर जो एक तरफा सोच है, दोनों ही तरफ से, हर एक का अपना विपक्ष है, तो इस अतिरेक में इस तरह की भाषावली का उपयोग हो जाता है और ये अच्छे नहीं है। ये समाज में भी अच्छी तरीके से संदेश नहीं देता है। इससे एक बात और होती है, आज आप देख लीजिए वीडियो भी जो वायरल हो रहे हैं वो इस तरह के बयानों के हो रहे हैं। वीडियो वायरल हो रहा है फ्लाइंग किस का, क्योंकि होता ये है कि मूल मुद्दा पीछे रह जाता है और जो इस तरह की भाषा है वो ज़्यादा चर्चा में आ जाती है। समाज में भी इस तरह की बातों को आगे बढ़ाने वाले, इस तरह की बातों का रस लेने वाले, निंदा रस करने वाले बहुत लोग होते हैं और कुछ लोगों का इसमें दिलचस्पी भी होती है कि मूल मुद्दा पीछे रह जाए और इस तरह के बयान, इस तरह की भाषा, इस तरह की गलत शब्दावली ज़्यादा चलन में आए। मुझे लगता है कि शुरुआत जहाँ होता है, स्रोत जहाँ पर है ना, वहीं से अगर इस पर रोक लगेगी, पूरे जो सामग्री है, जिस पर बातचीत हो रही है, जो विषय वस्तु है, उसी पर फोकस रहेगा तो लोगों को इस तरह की बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इस तरह की बातें समाज में नहीं जाएंगी। इसी के साथ उत्कर्ष दो बातें और कहना चाहता हूं। एक तो मैं प्रेम कुमार जी की इस बात से असहमत हूं कि राहुल गांधी के दौरे के बाद ही मणिपुर मीडिया के केंद्र में आया और मीडिया में उसकी बहुत चर्चा हुई। मुझे लगता है कि हम लोग अगर खबरों के खिलाड़ी और खबरों से ही दिन रात खेलते, सारे मीडिया ने मणिपुर के मुद्दे को बहुत प्रमुखता से, सारे अखबारों के फ्रंट पेज, और इसका डेटा एनालिसिस भी किया जा सकता है, जितना टेलीविज़न चैनल पर मिला है और हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर जितने पैकेज बने, हमने कई एक्सप्लेनर्स किए हैं, मणिपुर के नॉर्थ ईस्ट के विशेषज्ञों को बुलाया है, उन पर ब्लॉग्स लिखवाए गए हैं। तो ये एक तरफा बयान, मुझे लगता है वो भी खबरों के खिलाड़ी में, जहाँ पर सारे लोग खबरों से जुड़े हैं, मीडिया ने बिल्कुल प्रमुखता से प्रकाशित किया है मणिपुर की घटना को। मणिपुर की घटना चर्चा में रही है। हाँ, संसद का जो सत्र 20 तारीख को शुरू हुआ, उसके ठीक पहले एक वीडियो वायरल हुआ, उसने उस घटना को अधिक प्रमुखता से, और वो वीडियो भी ताज़ा नहीं था, ऐसा नहीं था कि संसद शुरू होने के एक दिन पहले घटना हो गई और वीडियो पुराना था, लेकिन वीडियो चाहे कभी का भी हो, वो शर्मनाक घटना थी, हम सभी का सिर शर्म से झुका देने वाली घटना थी और उसी को उसी रूप में पूरे देश ने लिया। मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए पक्ष विपक्षी राजनीति से परे जाकर जिसने कहा हो कि अरे ये तो, इसमें क्या है,
ऐसा किसी ने नहीं कहा है। सबने उसकी निंदा की है, उसका विरोध किया है, मीडिया ने कवरेज दिया है। मीडिया ने अगर राहुल गांधी ने कुछ कहा है उसको भी दिखाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो मुझे लगता है कि जब हम खबरों के खिलाड़ी के मंच पर हैं तो मीडिया को किसी एक व्यक्ति या किसी एक मीडिया चैनल की वजह से इस रंग में रंग देना उचित नहीं है इस प्लेटफॉर्म पर। दूसरा, मैं समीर जी की इस बात से ज़रूर सहमत हूँ कि अगर 176 के तहत बहस हो जाती मणिपुर पर, मुझे लगता है कि मणिपुर को लेकर अगर हम वाकई इतने चिंतित हैं तो ज़्यादा न्याय हो पाता। तब केंद्र में मणिपुर उतना ज़्यादा रह पाता जितना कि विपक्ष चाहता था, बजाय कि क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव देखिए एक बिल्कुल अलग तरीके का मंच है। वहाँ पर आप इस देश में जो 28 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए उनमें से सिर्फ एक अविश्वास प्रस्ताव की वजह से सरकार गिरी, बाकी सब तो सरकार को किसी न किसी मुद्दे पर घेरने के लिए अस्त्र के रूप में उपयोग में लाए गए हैं। वही इस बार भी हुआ। आपको मालूम था कि नंबर गेम में आप पीछे हैं, सरकार गिराने का तो ये उपक्रम नहीं है, सरकार को मणिपुर के मुद्दे पर घेरने का उपक्रम है ना। तो हम भी चाहते हैं कि अगर सचमुच हमारा इतना प्यारा पूर्वोत्तर का राज्य मणिपुर, जो आज नहीं बरसों से, लेकिन अगर आज सरकार वहाँ पर केंद्र में भी आपकी और 6 साल से वहाँ पर राज्य में भी आपकी, तो जवाबदेही है। इस जवाबदेही को पत्रकार के रूप में भी हम तय करके रेखांकित करना चाहेंगे। लेकिन अगर केवल मणिपुर पर बहस होती और गृह मंत्री उसके लिए सीधे सीधे जवाबदार है, वो वहाँ गए भी थे, उन्होंने कहा भी कि जो हथियार लूट लिए गए हैं उसके लिए मना लिया गया है लोगों को, लोग हथियार अपने वापस कर देंगे। सारे हथियार वापस नहीं आ पाए, उनके दौरे के बाद भी अगर वहाँ पर हिंसा हुई तो जवाबदेही है। लेकिन अगर सिर्फ मणिपुर पर चर्चा होती और ये राजनीतिक उठापटक में नहीं घुसते और ये जो सारे बयान आपने कहे हैं द्रौपदी से लेकर भारत माँ की हत्या वाले, ये नहीं बीच में आते और सिर्फ मणिपुर पर बहस होती, तो फिर उस चिंता को लेकर हम ज़्यादा न्याय कर पाते जो मणिपुर को लेकर हम सबके जहन में है या विपक्ष के जहन में ज़्यादा है और उसको लगता है कि सत्ता पक्ष के जहन में कम है। तो आप बल्कि उसको और अच्छे से उद्घाटित कर पाते संसद के भीतर। लेकिन हुआ ये कि सीधे अविश्वास पर, अगर 176 वाली बहस से आप संतुष्ट नहीं होते तो आप स्वतंत्र थे, फिर आप अविश्वास प्रस्ताव लाते। और ये बात से भी मैं सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं आपने फिर मौका दे दिया कि भाई सरकार ने सारी अपनी उपलब्धियां गिना दी, निर्मला सीतारमण से लेकर सारे ये गिनाने में लगे थे कि सरकार ने कैसे युवाओं को रोजगार दिया, कैसे सरकार की नीतियां बहुत लाभकारी हैं, कैसे बैंकों में मुनाफा हो रहा है, कैसे हिंदुस्तान एरो। क्या ये बहस का मुद्दा था? लेकिन इस बहस को मूल मुद्दे से भटकाने के लिए कौन जवाबदार है, ये भी तो हमें इस खबरों के खिलाड़ी में विवेचना करनी चाहिए। एक और प्रसंग ऐसा हुआ, एक और चीज़ ऐसी हुई जिसने उस पूरे अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा को एक नया रूप दिया। संजय जी, जो आपसे सवाल करना चाह रहा था वो था अधीर रंजन चौधरी के निलंबन का मामला। क्योंकि जिन बयानों की बात मैंने की, बयान कई अलग अलग सांसदों के अलग अलग तरीके से आए, लेकिन कार्रवाई एक पर हुई। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण खत्म हुआ उसके बाद ये जानकारी आई और उसके बाद एक अलग सुर्खी ये बनने लगी। कांग्रेस ने कहा कि इस तरीके से एक सांसद का, जो कि नेता कांग्रेस है, जिनके प्रति एक संवेदनशीलता सदन में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों दिखा चुके हैं, उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई थोड़ी ज्यादा थी। वो कार्रवाई अगर एक बयान के लिए थी, एक शब्द के लिए थी, तो शब्द को भाषण से हटाया जा सकता था। आपको क्या लगता है कि इस तरीके की प्रक्रियाओं में जहां भाषणों के आधार पर किसी एक सांसद का निलंबन हो जाए, क्या वो सही था? और अगर वो सही था तो क्या वो केवल अधीर रंजन चौधरी के साथ होना सही था? उत्कर्ष जी, हम जब चर्चा करते हैं कि पार्लियामेंट में किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाए, किस तरह की आचार का प्रयोग किया जाएगा, तो हम सबको बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जो ऐसी जगह है जहाँ पे हम उम्मीद से देखते हैं, एक मंदिर है जो प्रजातंत्र का मंदिर है, जहाँ पे चर्चा होनी चाहिए, जहाँ पे विचार विमर्श होने चाहिए, जहाँ पे योजनाएं बननी चाहिए जनता के लिए, भारत वर्ष के लिए। लेकिन जिस तरह की भाषावली और शब्दावली का प्रयोग आजकल हम चाहे पार्लियामेंट हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर करते हैं एक दूसरे को आक्षेप लगाने के लिए, ये कहीं ना कहीं निंदनीय हो जाता है। जब हम चर्चा करते हैं कि अधीर रंजन चौधरी या किसी और दूसरे नेता की, देखिए आपका, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आप एक विपक्षी पार्टी, आपको प्रश्न उठाने का हक है, लेकिन नीति, नेता और नियति तो होनी चाहिए। जब आप पार्लियामेंट के अंदर बैठते हो, क्या चर्चा करते हो कि भैया बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, सिलेंडर का प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जब उस पे आंकड़ों के साथ, हम तथ्यों के साथ बैठ के अगर डिस्कशन करने बैठते हैं तो आंकड़े चले जाते हैं। अभी अविश्वास प्रस्ताव के हमारे बड़े भाई बोल रहे थे, अविश्वास प्रस्ताव कब आया था? तकरीबन 26 तारीख को आया था अगर हम गलत नहीं है डेट में तो। और कब डिस्कशन हुआ? 9-10 तारीख को डिस्कशन हुआ। भाई आप विपक्ष के प्रमुख नेता हैं, आप दोबारा आ रहे हैं सदन में इतने दिन के बाद, आपके पास होमवर्क के लिए समय नहीं था। आप उनके भाषण को देख लीजिए, किस तरह से अभी अवधेश जी ने विस्तृत उसके बारे में बताया कि कितने मिनट क्या चर्चा की थी, वो भाषण आप नहीं दे पा रहे हैं। आप अपनी मणिपुर पे अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, मणिपुर पे ही चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, मणिपुर का एक म नहीं बोल पा रहे हैं। तो कहीं ना कि आपके विवेक और सोच पे एक प्रश्न चिन्ह बनता। आप आते हैं मुख्य प्रश्न में जो आपने पूछा है। देखिए अधीर रंजन चौधरी जी से, देखिए आपकी भाषा कोई भी हो सकता, किसी असम से आने वाले की भाषा अलग होगी, बिहार से आने वाले की, थोड़ा सा मैं प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहा हूँ, अलग अलग हो सकती है। जिस भाषा में हम
ज़्यादा अच्छे से बोल सकते हैं, उस भाषा में अपनी बातों को रखिए। अगर मान लीजिए आपकी हिंदी सही नहीं है तो आपको हिंदी बोलने की जरूरत नहीं है, आप बंगाली बोलिए, आप इंग्लिश बोलिए। कई नेता अपने अपने लोकल लैंग्वेज में बातें करते हैं, लेकिन ऐसे शब्दावली का उपयोग करना और इस तरह से बिहेवियर करना पार्लियामेंट के अंदर हमें नहीं लगता शोभनीय है। जहाँ तक कार्रवाई की बात है, देखिए चाहे संजय सिंह पे हो, चाहे आने वाले समय में राघव चड्ढा साहब पे हो, चाहे हमारे अधीर रंजन चौधरी पे, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता इन पे कार्रवाई होनी चाहिए? ये एक लीडर है, लीडर ऐसा नहीं कि जनता के लीडर हैं, वो लीडरों के लीडर हैं, और लीडरों का लीडर अगर इस तरह की अपने विचार और अपना व्यवहार दिखाएगा तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता है कि आप काम करने में कम विश्वास करते हो और अराजकता करने में ज्यादा विश्वास करते हो। तो आपको काम करना, देखिए पार्लियामेंट है, सदन है, वहां पे चर्चाएं करने के लिए हम कहते हैं आपको मणिपुर पे चर्चा करनी है। बताइए मणिपुर पे क्या चर्चा करनी चाहिए थी? भाई सरकार ने एक्शन लिया, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाइए। सरकार ने कितनी हत्याएं, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाइए। आपके क्या कहते हैं मुआवजे दिए गए, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाइए। जो विस्थापित लोग हैं उन पर, उसके लिए क्या किया, उस पर प्रश्न, उस पर किसी ने चर्चा की? हम कहते हैं 2 महिलाओं पे चर्चा हो रही है, बिल्कुल होनी चाहिए। महिला है, चाहे देश की मणिपुर की हो, चाहे देश की किसी भी अंग की, मैं बार बार ये बोलता हूं। और घृणित कार्य है इस पे, हम सबको शर्मिंदा होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति को नहीं, हम सबको शर्मिंदा होना चाहिए जो इस देश में रहता है। लेकिन आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे हो, आप चर्चा ही नहीं करना चाहते। आपका निशाना है कि प्रधानमंत्री जी, अभी समीर भाई बोल रहे थे 176 में भी हो सकता था, 267 पे करना जरूरी था। सिर्फ टाइम टेन्योर की बात है ना, टाइम टू एक्सटेंड हो रहा। हमारे बड़े भाई ने अभी स्पष्ट कहा कि आपकी एक प्रतिबिंब, जो आपकी इमेज जनता के बीच जाती, नहीं, ये सीरियस है। मणिपुर के मुद्दे पे इन्होंने चर्चा की और चर्चा में संतुष्ट नहीं हुए, तब अविश्वास प्रस्ताव लाया। देखिए गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव लगाया और गौरव गोगोई गायब हो गए। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री ने बोला 4 मिनट बोला, हम कहते हैं 30 सेकंड बोला। अगर आप संतुष्ट नहीं है, आप प्रश्न उठाइए, प्रश्न पे प्रश्न उठाइए, जनता के बीच जाइए, तो जनता आपकी बातों को समझेगी और बातों पे विश्वास करेगी। यहां पे विश्वास खो चुका है विपक्ष, ये समस्या है। आप कह रहे हैं समस्या है। एक सवाल को उसी में जोड़ दूं और मैं उसको आप ही पर लाना चाह रहा था, वो ये कि प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष का वॉकआउट, और इस सवाल को तो मैं इस फ्लोर के लिए भी ओपन करना चाह रहा था कि आप सभी लोग उस पर अपनी राय रखें, कि मैं उन चीज़ों को पढ़ रहा था जो तमाम रिपोर्टिंग हुई है अविश्वास प्रस्ताव की। कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि जिस तरीके से विपक्ष ने वॉकआउट किया, अपने राइट टू रिकॉल का प्रयोग हो सकता था अगर वो प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान किन्हीं बिंदुओं से सहमत नहीं है तो उसको सदन के नोटिस में, उसको उस कार्रवाई के हिस्से में ला सकते थे। क्या रणनीतिक तौर पर, मैम आप कुछ कहना चाहती थी इसलिए मैं आप ही से वो सवाल कर रहा हूँ और आप अपनी बात उस पर जोड़ लें, क्या रणनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री के बोलने के दौरान वॉकआउट करना एक सही फैसला था? उत्कर्ष जी, पहले इस सवाल पे आने से पहले जो भाषा के ऊपर अभी आपने पूछा सबसे, तो भाषा का जो स्तर है वो गिरने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि बिल्कुल दुश्मनी के लेवल पे यहाँ पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने खड़ा है। मतलब राजनीतिक मतभेद नहीं होके ये जैसे युद्ध का मैदान बना हुआ है और पर्सनल दुश्मनी दिखती है, अंदर की नफरत बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, जो भाषा में भी दिख रही है और बॉडी लैंग्वेज में भी दिखाई देती है। और अगर इस स्तर को देखा जाए तो विपक्ष के नेताओं का तो चलिए, राहुल गांधी ने जो कहा मैं भी उससे सहमत नहीं हूँ, ना उनके शब्दों से, ना उनकी बॉडी लैंग्वेज और ना उस वक्त उन्होंने जो वर्ड्स यूज़ किए। लेकिन जब पक्ष के एनडीए के लोग बोल रहे थे तो आपने सुना होगा नारायण राणे ने किस तरह से कहा कि तुम्हारी औकात क्या है, या मीनाक्षी लेखी ने किस तरह से कहा। ये लोग भाई सीनियर एनडीए के नेता हैं, उन्होंने कहा बैठ जाओ नहीं तो तुम्हारे घर ईडी भेज दी जाएगी। स्वयं प्रधानमंत्री जी से तो कम से कम अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि वो इस तरह का कोई करेंगे। उन्होंने कोर्ट के ऊपर जैसी टिप्पणी कर दी, बिल्कुल हल्के से, बिल्कुल फ्रिवलस अंदाज में उन्होंने कहा कि एक कोर्ट ने अपना आग में घी डालने का काम किया, आपको तो पता ही है कोर्ट में कैसे होती हैं चीज़ें। दूसरा, उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर पर्सनल टिप्पणी कर दी कि आज उन्होंने कहा कि मैं दिल से बोलूँगा, दिमाग का तो हाल हमें पहले से पता था, आज दिल का भी देख लिया। तो इस तरह की जब आप लेवल की टिप्पणी प्रधानमंत्री जी के स्तर से हो जाती है तो फिर विपक्ष तो उसको और उससे आगे लेके ही जाएगा ना। और दूसरा आपने जो कहा वॉकआउट, पूर्णिमा जी की इस बात से तो सहमत हूं कि प्रधानमंत्री के स्तर से, पर विपक्ष से आगे ले जाएगा मतलब क्या होड़ लगी है?
ये क्या होड़ लगी है, बल्कि होड़ हो जाता हम है। और गिरेंगे तो और गिरेंगे और गिरेंगे तो और गिरेंगे। होड़ तो एक्सीलेंस की होनी चाहिए, श्रेष्ठता की होनी चाहिए, पतन की होड़ थोड़ी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री हम क्या नजीर पेश अंत में करेंगे? बोले हैं, पहले सारा कुछ हो चुका था, प्रधानमंत्री जी अंत में बोले, बाकी मेरे पास नहीं, आएंगे तो मैं इसका प्रधानमंत्री जी भी मैं बताऊंगा। आपके पास मैडम, आना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने अंत में बोला है, जितना उन पर हमले हुए, उनको दुशासन से लेके आप उसके आदमी की आलोचना करिए, लेकिन उसकी सहन शक्ति तो देखिए कि उसको भी जरा एक ऐसी भाषा में कि आप पर टिप्पणी भी हो जाए और आप हंगामा भी न नहीं नहीं अवधेश जी, उसमें अगर हम ये देखें कि स्मृति ईरानी ने जैसे खानदान के लक्षण की बात कर दी, ये क्या ऐसा इस नहीं, तरह क्योंकि के अल्फाज क्या हाउस में बोले जाने चाहिए, या मिसोजिनिस्टिक करार कर दिया, ये चीज क्या बोली जानी चाहिए? मैम, कि जब आप हम बोल रही वॉकआउट थी- पे आते हैं, ठीक है, फाइनली हम जी। वॉकआउट पे आते हैं, तो वॉकआउट तो विपक्ष का अधिकार है, वो उसकी ना सुनना है प्रधानमंत्री का, एक अपना जो विरोध प्रकट करना है आपका आकलन उसका है ये कि क्या वो तरीका है। सही फैसला था? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं बतौर पत्रकार, आपने जो उन चीजों को, उन कार्रवाइयों को देखा है, क्या वो फैसला सही था? आप आकलन कैसा करती हैं? ये हम भी जानते हैं कि वो विपक्ष का अधिकार है, लेकिन जब आप पूरे मुद्दे को, आप अविश्वास प्रस्ताव को ला ही इसीलिए कि प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, और जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो आप नहीं सुन रहे हैं, वो मैसेज देने में सरकार ज्यादा कामयाब होती है कि देखिए जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं आप नहीं सुनते। दूसरा, जो कई लोगों ने कहा, जिसका मैंने जिक्र किया, कि एक राइट टू रिकॉल का प्रयोग हो सकता था कि अगर आप प्रधानमंत्री के भाषण के बाद वहां पर होते, किन्हीं भी बिंदुओं से अगर आपको दिक्कत है, आप उसको रिकॉर्ड में ला सकते थे। उत्कर्ष जी, एज अ जर्नलिस्ट मैंने इंदर कुमार गुजराल और देवे गौड़ा से लेके बहुत सारे जितने हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन सबको कवर किया है, फॉलो किया है हाउस में बैठ के। इस वक्त मैं हाउस में नहीं थी, इस वक्त मैंने टीवी पे ही देखा। तो जो वॉकआउट किया विपक्ष ने, उनका ये मकसद ही नहीं था कि वो अपना राइट टू रिकॉल करें, उसमें क्लैरिफिकेशन मांगे। उनका मकसद सिर्फ अपने सवाल रख देना था और उस सवालों से सरकार को घेर करके अपना पॉइंट एस्टैब्लिश करके चले जाना था। और उनको ये पता था कि उन्होंने वो कर दिया है, क्योंकि जब विपक्ष वॉकआउट कर रहा था तब तक प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पे एक शब्द नहीं बोला था। जब पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया तब उन्होंने मणिपुर पे बोलना शुरू किया। मुझ जैसे पत्रकारिता के नए छात्रों को खासतौर पर, जो कि देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, वहाँ दिक्कत कहाँ आती है कि ये लगता है कि फिर तो कोई भी वाद विवाद नहीं करना चाह रहा, वो संवाद नहीं है। एक ने, जैसा आपने कहा कि एक ने अपना पक्ष बोला और वो बाहर निकल गए, और जो ये मैसेज है वो कई बार गलत अर्थों में लिया जाता है। अवधेश जी कुछ पॉइंट्स भी बना रहे थे, मन पर आना भी चाह रहा था, उन्होंने कहा कि अगर मैं उनका जिक्र करूंगा। बहुत देर प्रेम जी क्या हो गया भाई, इतने देर आप चुप करा के ये वाला प्रेम भी शो में बैलेंस करते रहे। बीच बीच में थोड़ा बोला भी हूं, पहले प्रेम जी को बुलवाइए। आनंद, ठीक है प्रेम जी, मैं जरा आपसे, आपके लिए जो आपका सवाल प्रेम जी था- के प्रति जो प्रेम है आज प्रेम देख के अच्छा सारे लगा। पत्रकारों का उत्साह बढ़ाने वाला है। आज बहुत अच्छा लगा ये देख के। ये सौहार्द सदन के भीतर भी अगर रहेगा तो हमारी डिबेट भी और अच्छी होगी। शांत है ये प्रेम जी, अगर आप शांत हैं और सबकी, इस पूरे फ्लोर की इच्छा है कि आप कहें, तो आपके लिए जो सवाल है वो यही है कि पहला, आप इस रणनीति को कैसे देखते हैं, सबसे पहली बात। और क्योंकि जिस विषय पर आपने नहीं बोला, जहां अवधेश जी चाहते हैं आप बोलें, वो भाषा के स्तर वाली बात थी, जिस पर उन्होंने भी बीच में अपना कमेंट रखा था, और वो उन्होंने कहा क्योंकि उनको मौका दूं तो मैं दूंगा। और फिर संजय जी आपके पास आते हैं। देखिए, भाषा की से बात शुरू करें तो एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अखिलेश यादव अपनी बात रखते हुए कह रहे थे कि स्वामी चिन्मयानंद जी का चेला कौन है, और इमीडिएटली नेता सदन योगी आदित्यनाथ जी ने रिएक्ट किया कि तुम चुप रहो, तुम अपने बाप के नहीं हुए तो किसके हुए। ये बस एक दिन पहले की बात है। तो सदन में कैसे और किस तरह से बोला जा रहा है, किस स्तर पर बोला जा रहा है, वो पूरे देश के सामने है। जो असंसदीय शब्द आता है वो संसद के ही हिसाब से आता है कि आप असंसदीय शब्द मत बोलिए। यानी संसद ये तय करता है कि कौन सा शब्द अमर्यादित है, जो असंसदीय है वो अमर्यादित है। लेकिन संसद के ही नेता सदन हो, चाहे लोकसभा में, चाहे विधानसभा में, या फिर नेता प्रतिपक्ष हो, तो हम सबका उदाहरण देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष को ये कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, लेकिन पीयूष गोयल जी ने राज्यसभा में जिस तरीके से ट्रेटर कहा विपक्ष को, वहाँ तो कुछ नहीं हुआ। तो ये एक जो है भेदभाव है, वो भाई जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कुछ भी बोल देते हैं, उनको कुछ नहीं होता है, उनको निलंबन नहीं होता है। लेकिन विपक्ष के नेता अगर कुछ बोलते हैं तो एक्सपंज भी होते हैं। एक्सपंज होना अपने आप में एक दंड है, तो एक्सपंज हो गए तो दंड हुआ, लेकिन उसके बाद निलंबन हो रहा है, तो ये एक पक्षीय कार्रवाई है। तो अमर्यादित शब्द नहीं बोले जाने चाहिए, तो इसकी भी मर्यादा तो सदन ही रखेगा ना। असंसदीय शब्द है उसके, और संसदीय शब्द परिभाषित हैं, उसके दायरे में लोगों को बोलना चाहिए। यहाँ पर हमारा यही टेक है। ठीक है अवधेश जी, 3 नाम आ गए हैं
पीयूष गोयल का नाम आया, मीनाक्षी लेखी का नाम आया, नारायण राणे का नाम आया, और आपने चूंकि कहा कि प्रेम जी को बोलने दिया जाए, इसलिए अब मैं कह रहा हूं कि उन्होंने अपनी बात रखी है। आपका काउंटर, क्योंकि जो बात उन्होंने कही है वो कहीं ना कहीं तथ्यों के तौर पर दिखाई देती है कि कार्रवाई, चाहे वो राघव चड्ढा हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो अधीर रंजन चौधरी हो, विपक्ष के नेताओं पर हो रही है। क्या अब जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही हैं, गलतियां, गलत शब्द दोनों तरफ से कहे गए, हटाए भी गए, तो अगर गलती दोनों तरफ थी तो सजा दोनों तरफ बराबर सी क्यों नहीं दिखती? नहीं, देखिए, मैं काउंटर के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, और सामान्यतः ये रहा है कि संसद के अंदर अगर अध्यक्ष का कोई फैसला है तो उस पर हम लोग टिप्पणी करने से हमेशा बचते रहे हैं। जब सोमनाथ चटर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को जो है प्रश्न के लिए घूस लेने में और बाकी को किया था, तब भी हम लोग बचे थे, और जब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया तो सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि संसद अपने आप में जो है स्वायत्त है। तो हमको इसका ध्यान रखना चाहिए कि जो सभापति के पीठ पर बैठा है उस पर विश्वास, अगर देश में सारी संस्थाओं को, सारे पदों को हम अविश्वसनीय बना देंगे, संदेहास्पद बना देंगे, तो बचेगा क्या? पर विपक्ष तो बाहर बयान दे रहा है ना। अरे भाई, विपक्ष कर रहा है, विपक्ष बोल रहा है, उसका उत्तर देने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूं ना, मैं अपनी बात करने के लिए बैठा हूं। मेरा अपना मानना है कि राजनीति के स्तर पर क्या हो रहा है उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी गरिमा को, उन पर हमको विश्वास करना चाहिए कि वो किसी पार्टी का सांसद होकर आके बैठा है, लेकिन जब वो सभापति की कुर्सी पर बैठा हो तो निश्चित रूप से न्याय कर रहा होगा। मैं दो लोगों के बीच लोकसभा में झंझट हो गया, बीरेंद्र सिंह मस्त भी खड़े हो गए, गलत था। लोकसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव रखा कि बीरेंद्र सिंह मस्त और अधीर रंजन चौधरी दोनों का व्यवहार सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं था। बीरेंद्र सिंह मस्त खड़ा हो गए, उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं, मैं अपने नेता की बात के अपमान को नहीं झेल सका, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं, मेरा व्यवहार सदन के अनुरूप नहीं था। देश ने पूरा लाइव देखा। उस समय भी जब अधीर रंजन चौधरी थे तो उनको कहा गया कि आप सॉरी, क्षमा मांग लीजिए कि ये सदन के अनुरूप नहीं था। तो इस समय तो ये किया है कि राहुल गांधी जी ने कह दिया कि हम क्षमा नहीं मांगेंगे, क्षमा तो केवल सावरकर जी मांगते थे। तो अब सब नेता की यही कोशिश है कि उसी लाइन पर बोले हम क्षमा। अरे भाई, क्षमा तो बहुत बड़ी चीज होती है, किसी से भी बिना भूल के भी क्षमा मांग लेना बरेन का लक्षण होता है। तो वो क्या संदेश दे रहा था? उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के पास क्या विषय था, और वो विशेषाधिकार समिति के पास गया है, यहां भी क्षमा मांग के वापसी के रास्ते बने हुए हैं। लेकिन राघव चड्ढा का मामला तो बिल्कुल अलग है। राघव चड्ढा जी ने कुछ सांसदों के नाम लिख के दे दिए कि भाई ये लोग चाहते हैं कि सिलेक्ट कर, सांसद खड़े होकर कह रहे हैं कि हमसे तो बात ही नहीं हुई, हमने सिग्नेचर किया ही नहीं है। तो ये तो एक बिल्कुल अलग किस्म का मामला है, उसकी तो जांच हो सकती है, होनी चाहिए। अब उसमें क्या होगा, तो इस पर क्या टिप्पणी की जा सकती है? बगैर सांसदों की सहमति के, बगैर उनके हस्ताक्षर के, अगर राज्यसभा का कोई सांसद उनके नाम लेकर के कोई सभापति के पास कोई प्रतिवेदन देता है तो इसको सामान्य शब्दों में क्या बोलेंगे? संसद को पर लिखते समय, बोलते समय, या सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर, कोर्ट पर लिखते बोलते समय हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमारे प्रति असहमति व्यक्त करिए, लेकिन आप मेरे इरादों पर क्वेश्चन नहीं उठाइए। लेकिन असहमति व्यक्त करने से भी हम लोग बचते हैं कि चलो, कोर्ट ने भी किया है, वो भी तो मनुष्य ही है, लेकिन उसकी एक गरिमा बने रहे। तो दोनों दो स्थितियां होती है। देखिए, यहां सवाल किसी ऐसा नहीं है कि एक ही, दोनों पक्ष में एक बार जो भाषण की शुरुआत, जो स्थिति भारतीय राजनीति की इस समय हो गई है, सन 2002 से इस भारत में नरेंद्र मोदी को लेकर के जो एक वातावरण देश और दुनिया में बनाया गया कि एकदम, मतलब वो एक नफरत की जो अंतिम सीमा होती है, और सत्ता ने पूरी ताकत लगाई कि इस आदमी को जेल हो जाए। अमित शाह को जेल में डाल ही दिए, भूल जाता है। उस जेल में डालने के कारण सीबीआई और आईबी में लड़ाई होगी, क्योंकि आईबी सहमत नहीं थी, सीबीआई सरकार से सहमत थी, उसकी लड़ाई हो गई मामले पर। तो वहां से ये चला हुआ है। अब किसी व्यक्ति से लेके, किसी विचार से लेके आपके अंदर इतना नफरत भरा हुआ है, उससे आपकी भाषा निकलती है, उससे आपकी राजनीतिक रणनीति बनती है। तो जाहिर है कि दूसरे पक्ष में उस व्यक्ति के जो समर्थक हैं वो भी कई बार आपा खोते हैं, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। देखिए, नरेंद्र मोदी का जो मैं भाषण देखा हूं, ये संसद में लंबे समय बात ऐसा हुआ है कि उन्होंने साबित किया कि कठोर से कठोर बात भी सामान्यतः हास्य, व्यंग्य और कटाक्ष के माध्यम से कहा जा सकता है। वो ऐसी स्थिति होती है कि आपको उस ढंग से हंगामा करने का नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि आपने बहुत यूपीए की अंत्येष्टि, श्राद्ध और क्रियाक्रम कर दिया, मुझे पहले ही संवेदना प्रकट करना चाहिए था, लेकिन मैं जरा देर से प्रकट कर रहा हूं। ये आपने किया, मेरी संवेदना आपके साथ है। लेकिन ये बताइए कि
खंडहर पर प्लास्टर करके आप उसको दिखाएंगे कि देखो कितना चमाचम है, या एक खटारा गाड़ी को इलेक्ट्रिक गाड़ी बताएंगे। अब क्या है कि इसी भाषा को हमलावर अंदाज में भी कहा जा सकता था, लेकिन ये बात तो कह दी गई, लेकिन इस अंदाज में कि विपक्ष भी हंस रहा है, पत्रकार भी हंस रहे हैं और बात भी कही जा रही है। तो ये सब अंदाज सीखने के लिए भी होता है। एक मैच्योर नेता का भाषण था कि कैसे कई चीजें उन्होंने अपने में बोली है। जो इन्होंने कहा है उसको इन्होंने दूसरे रूप में लिया। मैंने भी वो पंक्ति सुनी थी कि कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, और कोर्ट के फैसले के बाद समस्या, ये तो सत्य है कि वो सारी, हालांकि समस्या उसके कारण केवल नहीं थी, बहुत तैयारी पहले से थी। वहां बहुत सारे अलगाववादी संगठन है, आर्म संगठन है जो वहां बहुत कुछ तैयारी कर रहे थे। कोर्ट के फैसले को उनको आधार मिल गया है। और कोर्ट कैसे काम करता है कि मतलब कोर्ट पर किसी का बस नहीं होता है, कोर्ट तो अपने तरीके से काम करेगा ना, उस पर हमारा बस नहीं होता है। अब उसको भी निगेटिव में ले लेना तो वो आपका अधिकार है, ले सकते हैं, मैं उसको नहीं लेता हूं। मैंने ये बताया, इस जो विश्वास मत की जो सबसे प्रमुख बात रही है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में, एक देश के नेता के रूप में, एक स्टेट्समैन के रूप में इतने कठोर शब्दों को भी, हालांकि कई बार वो भी आक्रामक हुए जो स्वाभाविक है चुनाव में, कि कैसे उन सारी बातों को शांतिपूर्वक तरीके से उत्तर दिया जा सकता है, सारी बातें भी कही जा सकती है, लेकिन ये न लगे किसी का कि चलो इसका पूरा पूरा निचोड़ लिया है चमड़ा किसी के शरीर का। ये भारतीय राजनीति में आज के समय ये बहुत गौण हो गया है। ये आना चाहिए जो इस विश्वास मत का मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, नरेंद्र मोदी की बोलने की शैली, उनके अंदाज, उनके शब्द और उनके वो जो प्रति अलंकार और जो उपमाओं का उपयोग कर रहे थे, वो सारे थे। दूसरे को भी इसकी सीखना चाहिए, उनकी पार्टी के लोगों को भी, उस गठबंधन के लोगों को भी ये सीखने की जरूरत है। संजय जी, आप पर आते हैं, और जैसा अवधेश जी जहां खत्म किए ना, सोशल मीडिया में एक शब्द होता है वायरल होना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के कई हिस्से वायरल हुए, लेकिन एक जो अंदाज है वो पिछले कुछ समय से लगातार वायरल हो रहा है। और अविश्वास प्रस्ताव के पहले, उसके आने के पहले ही एक जो क्लिप थी वो वायरल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी क्लिप को एक तरीके से दोहराया साल बदल के। उन्होंने कहा कि मैं तो अब आपको मतलब एक तरीके से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि 2028 में आप दोबारा ऐसा अविश्वास प्रस्ताव लाइए। पिछली बार जब उन्होंने ये 2018 में बात कही थी तब भी वो क्लिप बड़ी वायरल हुई। ये क्या कॉन्फिडेंस दिखाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, एनडीए का, या ये ओवर कॉन्फिडेंस है जो कि वो एक विश्वास मैसेज देना चाह रहे हैं? क्योंकि अब उनको, जो सबसे पहले कमेंट में पूर्णिमा जी ने कहा था कि एक विपक्षी एकजुटता जो है वो एक अलग रूप से दिखाई दे रही है, तो एक कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? देखिए, जहाँ तक विपक्षी एकता की बात करते हैं, हमें नहीं लगता कोई एकता है वहाँ पे। देखिए, डॉट 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 हम तो नाम ही नहीं लेते कि हिंदुस्तान हमारा, इंडिया हो चाहे भारत हो हमारा है, ये डॉट डॉट इंडिया नहीं हो सकता और कोई एकता नहीं है। और सबसे बड़ी एकता में विघटन जो पड़ने वाली है वो राहुल गांधी के आने से होगी। पहले क्या राहुल गांधी जी बाहर थे तो उम्मीद लोगों की थी सब लोग संगठित हो जाएंगे, अब जैसे ही एंट्री करेंगे अभी देखिए लोग विघटित होते चले जाएंगे। तो ये हो गई विपक्षी एकता की हम चर्चा नहीं करते हैं। और आपको लगता है विपक्षी की कोई एकता थी? ये सारे के सारे मुद्दे, अभी आपने एक चीज़ बोली है, अवधेश जी से प्रश्न पूछ रहे थे, आप ये बोल रहे थे कि बाहर बातें कर रहे हैं। ये बताइए, बाहर ये सिलेंडर की बातें करते हैं। सिलेंडर 2004 में नॉन सब्सिडी वाला 281 रुपए का था, जब छोड़ के गए 1 मई 2014 को 928 रुपए का था। इन्फ्लेशन कितना हुआ था? 197%। अब बताता हूँ आज का रेट कितना है, 1103 रुपया। कितना प्रतिशत बढ़ा? 20%। आपको ना आंकड़े भी देखने पड़ेंगे। आप बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट 1991 में कितना था? 5.60। 2020 में कितना था? 5.90। तो आपको आंकड़े के साथ खेलना पड़ेगा। कांग्रेसियों का बात ये हो गई है, कांग्रेस की समझने लगी है इंडिया मतलब राहुल, राहुल मतलब इंडिया, जो शायद किसी बहुत पुराने नेता ने असम के बोला था 1971 में, मुझे तो याद नहीं है, शायद बोला था। तो ये जब तक चीजें बदलेंगी नहीं तब तक चीजों को बदलाव नहीं किया जा सकता है। आपको समझ इंडिया, अब इन लोग, अब मान लीजिए कि भाई कोई बड़ा नेता है, आपको उसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने संजय राणा को बरी कर दिया है तो बस बरी हो गया, उस पर आप आक्षेप नहीं लगा सकते। लेकिन आज भी कांग्रेसी के बहुत सारे नेता अमित शाह जी को तड़ीपार बोलते हैं, जिसपे कंडेम्ड कोर्ट हो सकता, केस हो सकता, लेकिन अपनी मर्यादा को भूल जाना गलत है। मर्यादा के अंतर्गत ही हमें काम करनी चाहिए। और देखिए, आप बात कर रहे हैं कि कॉन्फिडेंस, देखिए कॉन्फिडेंस कहां से आता है? जब हम जनता से कनेक्ट करते हैं, हमें पता है जनता हमसे कनेक्ट है, हम जनता से कनेक्ट है और हम कार्य कर रहे हैं। भाई गिनाने के लिए 9 साल में हमें लगता है 9 तो नहीं, 900 चीजें तो वहीं सरकार गिना सकती है। आप बता दीजिए 75 साल में गिनाने के पास, इनके पास क्या है? गिनाने के लिए कुछ नहीं है। मैं छोटे छोटे आंकड़े, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, 1971 से बोला जा रहा गरीबी हटाओ, 2022 में भी गरीबी हटाओ। देखिए, आपको नारे हो सकते हैं, उस जमाने में नारे की जरूरत होगी।
आज उस नारी की जरूरत नहीं, आज विकास की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, डेवलपमेंट की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। आप देखिए एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की जरूरत, बहुत सारी चेंजेस की जरूरत होती है, लेकिन हम उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। आप एक, मैं 30 सेकंड खत्म कर रहा हूं। आप जब ये डिजिटल आया था कुछ साल पहले, मतलब 2015-16 की बात कर रहे हैं, लोग क्या बोलते थे, अरे भाई अभी तो मोबाइल 3G नहीं चल रहा है, लोग डिजिटल कैसे होंगे, पेटीएम पे पैसा क्या करेंगे। 2010 या 12 में आप देख लीजिए 1 GB का रेट कितना था, 350 रुपया। आज 1 GB 10 पैसे का आता है। तो आपको समझना पड़ेगा, समय के अनुसार बदलाव करना जरूरी है और दूरदर्शिता रखनी जरूरी है। जो नेता है वो दूरदर्शी नहीं है तो नेता नहीं हो सकता। और आज के जमाने में दूरदर्शिता की कमी है विपक्षियों में। वो आज नहीं, वो कल में ही जी रहे हैं। आज तो छोड़ दीजिए, कल आने वाला तो जानते ही नहीं है। प्रेम जी काउंटर करना चाहते जी। बस एक बात संजय राणा जी बोल रहे थे, उससे जो ध्वनि निकल रही है, अब उसको मैं बोल रहा हूँ कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी PV नरसिम्हा राव के लिए सदन में कहा कि वो JMM रिश्वत कांड में दोषी करार दिए गए थे, कन्विक्ट हुए थे, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन वास्तव में क्या फैक्ट है कि PV नरसिम्हा राव बरी हुए, मगर वो कह रहे कि कन्विक्ट हुए। पहले हुए थे, वही पहले बात की फाइनली जब कोई बोलने दीजिए ना, प्लीज बोलने दीजिए। जब कोई फाइनली बरी हो गया तो उसके बजाय आप कह रहे हैं कि कन्विक्ट हुए, उनको सजा हुई, ये कह रहे हैं। और जहां तक तड़ी पार की बात है, तो तड़ी पार होना, कोई तड़ी पार तो एक ऐसी घटना है कि आप इस जिले में नहीं आ सकते, आप इस देश में नहीं, इस प्रदेश में नहीं रह सकते, इसी को तड़ी पार बोलते हैं। तो इसमें ये तो हुआ है, ये कंटेम्प्ट में कहां से आएगा? चाहे वो बरी हो जाए तब भी वो तड़ी पार ही रहेंगे। ये दोनों बातें हैं। एक तो गृह मंत्री गलत बोल रहे हैं, उसका मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं संजय राणा जी के स्टेटमेंट से, और दूसरा संजय राणा जी भी गलत बोल रहे हैं कि तड़ी पार बोलने से कंटेम्प्ट हो सकता है। इसको अगर और अलाउ करते तो डिबेट बहुत, मैं 5 सेकंड में खत्म कर लेता हूं। देखिए ऐसा है कि अगर लोअर कोर्ट ने आपको सजा दे दी है तो यानी आप सजा वाले हैं। तो मान लीजिए उस समय नरसिम्हा राव जी के साथ हुआ था, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था, निचली कोर्ट ने अमित शाह को कोई सजा नहीं दी थी। ये डिफरेंस है, डिफरेंस को समझना जरूरी है। सजा याफ्ता है तो सजा याफ्ता कहलाएंगे, नहीं है तो नहीं कहना। समीर जी, क्योंकि हम लोग बिल्कुल अंत की ओर हैं अपने, ढेर सारी बातें हुई हैं, लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कई बड़े भाषण आए। जो मैं क्लोजिंग रिमार्क आपका चाह रहा था वो ये चाह रहा था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के भाषण, जिनका जिक्र हम लोगों ने बहुत देर किया, इसके अलावा आपके हिसाब से, आपके विश्लेषण के हिसाब से कौन सा ऐसा भाषण था जो इस अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में आपको बेहद प्रभावशाली लगा, जिसका आप जिक्र जरूर करना चाहें? देखिए, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा पूरा ध्यान राहुल गांधी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के भाषण की तरफ था, क्योंकि ये 3 बड़े नेता थे। मुझे लग रहा था कि ये जो भाषण देंगे पूरी देश की जनता सुनेगी और पूरी तैयारी के साथ आएंगे। और मैं उत्सुक था जानने के लिए कि ये किस तरह से राहुल गांधी किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरते हैं और सत्ता पक्ष अपना किस तरह से बचाव करता है। तो इन तीनों के भाषण को अगर मैं एक साइड में रख दूँ तो मुझे लगता है कि गौरव गोगोई ने एक अच्छा भाषण दिया, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे लग रहा था कि एक तो नॉर्थ ईस्ट से आते हिंदी अच्छी नहीं बोल पाते होंगे और प्रभावशाली नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष की अगर मैं बात करूँ तो मुझे गौरव गोगोई के भाषण ने प्रभावित किया। उन्होंने एक अच्छे से अपनी बात को रखा, जिसे मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने अच्छा भाषण दिया। मैं उनके भाषण को 10 में से 10 नंबर दूंगा। आप उनको 10 में से 10 नंबर देंगे। जदीप जी, आखिरी सवाल इस चर्चा को खत्म करने से पहले, कुल मिला के इस अविश्वास प्रस्ताव का हासिल क्या है? अविश्वास प्रस्ताव का हासिल ये है कि मुद्दों को और बेहतर तरीके से उठाने का सबब विपक्ष को मिला है और सत्ता पक्ष को भी ये समझ में आता है कि अगर सदन को ठीक से चलाना है तो अधिक समावेशी तरीका अपनाना पड़ेगा। संसद की कार्रवाई इसके बावजूद भी चलती रही, विधेयक सारे पेश किए गए जो सरकार चाहती थी, ये भी इसका बड़ा हासिल है। लेकिन मुझे लगता है अविश्वास प्रस्ताव के मंच का पूरा और ज़बरदस्त और भरपूर उपयोग सत्ता पक्ष ने किया है अपनी बातों को सदन के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का, और मौका उनको दिया गया। मुझे लगता है जो रणनीति समूचे विपक्ष ने मिलकर बनाई थी उसमें थोड़ी और कसावट की, और उसको सरकार को अगर घेरना भी है तो अधिक तथ्यों के साथ, अधिक मुद्दों के साथ उनको घेरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अवसर नहीं है घेरने का। सरकार अगर इतने बड़े देश को चलाती है, चूक होती है, नीतियां गलत होती हैं, लेकिन उनको घेरने का तरीका अधिक बेहतर होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, आपका ये मानना है कि बेहतर तरीका होना चाहिए। कुल मिलाकर बिल्कुल 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 संजय जी ने कहा कि 71 से हम गरीबी हटाओ सुनते आ रहे हैं और गरीबी जहाँ की तहाँ आज भी है और कुछ नहीं हुआ। आज इंडिया डिजिटल इंडिया बन गया है। ये बताइए,
अगर वो फाउंडेशन पिछली सरकारों ने नहीं रखा होता 71 ऑनवर्ड्स, अगर टेलीकॉम रेवोल्यूशन राजीव गांधी के ज़माने में नहीं आया होता, अगर इंदिरा गांधी के ज़माने में बैंक्स का नेशनलाइजेशन नहीं आया होता, तो क्या इंडिया आज जो जनधन तो बैंकों को जो जनधन की अचीवमेंट फिर तो देश का सोना गिरवी नहीं रखना पड़ता। नरसिंह राव मैं 2014 का एसबीआई का एनपीए बता देता हूँ, 61,000 करोड़। आप लोग 2014 नहीं, मैं बता रहा हूँ 2014 का 61,000 करोड़ एनपीए। आज के दिन में एनपीए 2.67 है, जाके चेक कर सकता है। अभी हमारी बहन बोली थी इकोनॉमी जो थी 2014 में 10वीं पोजीशन पे थी, आज 30वें पोजीशन पे है। एक्सपोर्ट 312 बिलियन का था, आज 770 बिलियन का है। एयरपोर्ट 74 थे, आज 140 नंबर बताते जा रहा हूँ। अरे मैं सब बता रहा हूँ ना, क्योंकि भाई हमको मुझे लगता है आपके हस्तक्षेप की भी थोड़ी आवश्यकता तो हम है। नंबर दे रहे हैं। हमारे एम्स 7 हुआ करते थे, आज 22 हो गए हैं। तो देखिए, बोलने के लिए डेसिबल लेवल में डेसिबल नहीं है। देखिए, हम आप सबसे संजय जी आंकड़ों को आएंगे तो ढेर सारी चीजें होंगी, ढेर सारे तथ्य होंगे, ढेर सारे विषय सुनो, होंगे। ऐसा है, इस एक लाइन ये है कि इस अविश्वास प्रस्ताव ने लोकसभा चुनाव 2024 तक राजनीति की ध्वनि क्या होगी उसकी दिशा और उसका एक संकेत दे दिया है। अब इसमें इतना ही हम लोगों को देखना है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष आपसी प्रतिस्पर्धा, लड़ाई और शब्दों के ऐसे प्रयोग में कहां तक बढ़ता है या अपने को रोकता है। सबसे बेहतर क्लोजिंग रिमार्क जब आ गया हो तो उसके बाद उसमें कुछ जोड़ना नहीं चाहिए। मैं सिर्फ एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, वो ये कि खबरों के खिलाड़ी के इस विशेष एपिसोड में, इस खास एपिसोड में जो कि सप्ताह की पूरी गतिविधि थी, आपने देखा कि 3 दिनों के दौरान जो अविश्वास प्रस्ताव चला, बहस हुई, उसको कैसे चंद मिनटों में समझा जा सकता है और पूरे अनुभव का लाभ हमको मिला है। चाहे वो प्रधानमंत्री का भाषण हो, चाहे राहुल गांधी का भाषण हो, चाहे वो कमेंट हो, हर एक जवाब हमको देखने को मिला। आप सबसे एक ही अपील जो लगातार हमको हर हफ्ते, हर दिन, हर एक वीडियो के साथ देखने को मिलती रहती है, वो ये कि अमर उजाला को सब्सक्राइब करना और खबरों के खिलाड़ी को अपना प्यार यानी कि लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हम इसी तरीके से खबरों के खिलाड़ी पे लगातार जो हफ्तों की बड़ी गतिविधियां होंगी, वो नीतियां जो कि देश की दशा और दिशा को तय करती हैं, उस पर चर्चा करते रहेंगे। और वो आखिरी लाइन वो अवधेश जी ने जो कही, उसको दोबारा कि अब ये 2024 का जो समय है वो पास आ रहा है, कैसे उसकी दशा और दिशा तय होगी, ये भी चर्चा आपको इस पर देखने को मिलती रहेगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।